प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप अगर गेट एक्सेल को टारगेट कर रहे हैं 2025 के लिए और केमिस्ट्री को लेकर आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर मिनिमम एक क्वेश्चन आपको देके जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो चाहे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो। तो ये गारंटी है हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही आसान चैप्टर है। कैसे कवर करना है हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली। तो पहले हम शुरू करते हैं एक नोटिफिकेशन देके। तो हम लोग गेट एक्सेल 2025 के लिए आप गाइडेंस अगर चाहते हैं तो हम लोगों से ले सकते हैं। बैच का प्राइस है ओनली 2500। इसमें आपको सारा जो यूनिट्स है कवर किया जाएगा गेट एक्सेल गेट के लिए, पर्टिकुलरली लाइफ साइंस के लिए। बॉटनी हो गया, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मैं खुद कराऊंगा, जूलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड जनरल एप्टीट्यूड, सब कुछ इसी में आपका आ जाएगा। तो ज़रूर चेक कीजिए। बायोस्कॉलर आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप अगर प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे तो ये हमारा ऐप है, आप ज़रूर से डाउनलोड करके डू चेक दिस कोर्स। बहुत ही अच्छा गाइडेंस प्रोग्राम हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग जाके एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। तो एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस बहुत भाष नहीं है, छोटा छोटा कुछ टॉपिक्स ही हैं। इनको रिलेटेड जैसे मैंने पहले थर्मोडायनामिक्स करा दिया है, तो थर्मोडायनामिक्स एस्पेक्ट एंड देयर एप्लीकेशन, ये जो पार्ट है इससे सबसे ज़्यादा हर साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो इस पोर्शन से आप देखेंगे कि लगातार बैक टू बैक हर एक ऑल्टरनेट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको छोड़ के कोलरास लॉ, ये भी बहुत प्यारा सा एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और नॉन्स इक्वेशन, सेल पोटेंशियल, नॉन्स इक्वेशन, ये सारा एक ही चीज़ का। जब आप गैल्वेनिक सेल का कंसेप्ट, इसके लिए मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, एनसीईआरटी में बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स हैं। जब आप क्लास 12 एनसीईआरटी का जो किताब है देखेंगे तो उतना कवर नहीं करना है। स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे मैंने कुछ टॉपिक सॉर्ट आउट किया है जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। बस आप उसी को करके चले जाइए, आपका नंबर कंफर्म है। चलिए फिर शुरू करते हैं कुछ पॉइंट्स देके। तो पहला जो चीज़ मैंने रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसेप्ट, ये है आपका एनसीईआरटी का पूरा ही कंसेप्ट। आप एक बार वही बहुत बेसिक सा ओवरव्यू पाने के लिए आप एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू ज़रूर कीजिए। बहुत डिटेलिंग नहीं करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वन शॉट बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो जाके एक बार चेक कर लीजिए। तो साइड में जो मेन कंसेप्ट है वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला चीज़ होता है क्या, पहला आप जैसे जानते हैं कि एनोड एंड कैथोड दो चीज़ें रहते हैं। ये लोग जब सेल बनता है तो एनोड में ऑक्सीजन होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, और जो रिडक्शन होता है दैट इज़ ऑकर इन द कैथोड। एनॉक्स रेड कैट, ऐसे निमोनिक से जनरली मैं याद रखता हूँ, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एनॉक्स रेड कैट। अब एनोड में ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं तो ऑक्सीडेशन, और ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो साइन होगा दैट इज़ नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, पर उल्टा तरफ करंट फ्लो करेगा। जैसे अब सब लोग जानते हैं, बेसिक सा कंसेप्ट है, करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। एंड इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन है हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, पहले एनोड उसके बाद कैथोड। तो एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, दैट इज़ इन केस ऑफ कैथोड में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। बहुत बेसिक सा फंडामेंटल चीज़ है, आपको सारे यहाँ पे ही मिल जाएंगे, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब जब इलेक्ट्रोकेमिकल जो पोटेंशियल के हिसाब से एक चार्ट भी मेंशन होता है, तो जनरली आप अगर इस चार्ट को देखेंगे उसमें दो चीज़ें आता है, एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल। अब जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू दिया जाता है जनरली। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में बस इतना ही है कि एक दूसरे का नेगेटिव अगर चेंज करेंगे इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। सपोज़ आप अगर किसी जगह पे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा माइनस, तो खाली साइन चेंज होता है और कुछ नहीं चेंज होता। सो द वैल्यू विल बी द सेम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक पूछा नहीं गया है पर नीट लेवल में काफ़ी बार इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, दैट इज़ अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है सो इट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दूसरा, रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इटसेल्फ विल बी हाई, सो इट विल ऑक्सीडाइज अदर। तो उल्टा होगा, जहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखा रहेगा सो इट विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ये जो लिखा है जनरली ये इंडिकेट करता है कि इट विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रहा आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। खुद को अगर रिड्यूस करेगा एंड तो अल्टीमेटली दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। सेम उसी तरह अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात कर ले, ये सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कंफ्यूज मत हो जाइए बहुत। अगर ध्यान से थोड़ा एक बार अपने आप को टाइम दे के सोचिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को रिड्यूस कराएगा, है ना, दो अल्टरनेटिव है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये कंसेप्ट हो गया। अगर एक और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आता है, दैट इज़ E0 सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, अब ये जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है E0 सेल, इसको लिखने के लिए E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये कन्वेंशन है। इसको छोड़ के अगर आप याद रखना चाहते हैं जनरली, तो देखिए एक मिनट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये है आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एक एग्जांपल देके हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। तो ये इक्वेशन दे के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में E0 जो पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है उसका दिया है। तो ये जो पूरा इक्वेशन है, जो द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल रिएक्शन विल बी, तो पूरा सेल का जो रिएक्शन होगा, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखिए, ये जो Fe2+ है ये क्या करेगा, ये Zn2+ जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा दैट विल, सो 2+2 इज कन्वर्टेड टू +0, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। एंड जो Zn है दैट विल रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन, तो एंड कन्वर्ट हो गया Zn2+ में। जैसे मैंने बताया कि आपका जो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सेम उसी तरह अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत, अगर सेम जो E0 सेल कैलकुलेट करने के लिए हम जैसे लिखते हो कैथोड माइनस एनोड, ये जो इक्वेशन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 एनोड प्लस E0 कैथोड, पर उसमें एक शर्त है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, जनरली वही होता है, तो आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको नेगेटिव साइन में डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आयरन का है, आयरन Fe2+ से Fe हो रहा है ना, यही तो हुआ। पर इसका जो E0 वैल्यू दिया है, तो Fe से Fe2+ में कन्वर्सन का दिया है, सो दैट इज़ +0.41। तो हमने उसको चेंज करके क्या कर दिया, -0.41। पर दूसरा वाला जो इक्वेशन है देखिए, वो सेम है, Zn से Zn2+ बन रहा है ना, Zn से Zn2+ बन रहा है। सो सेम आप घुमा के इसको लिख सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी चीज़ नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कौन सा फिनोमेना हो रहा है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि आपको साइन चेंज करके, अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल में ही लिखना है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ही लिखना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये रहा एक इक्वेशन, ये रहा एक सेल, ये गैल्वेनिक सेल है, इसका हम E0 सेल लिखना चाहते हैं। अब बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, जैसे वैल्यू दे के रखा है ना, वैसे हमने पुट कर दिया और ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने कुछ ज़्यादा किया ही नहीं। +0.34 -0.44 माइनस ऑफ एनोड हो जाएगा बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो सारे चीज़ें दिस आर बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो हमने क्या किया, हमने साइन नहीं चेंज किया। सो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ΔG एंड K इक्विलिब्रियम गैल्वेनिक सेल के लिए। ΔG इज इक्वल टू -RTLN K इक्विलिब्रियम एंड ΔG इज इक्वल टू -NF E0 सेल।
अगर चाहे तो आप चैप्टर का कुछ भी भूल जाइए, पर ये जो कंसेप्ट है ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मैं अभी कराऊंगा डिस्कस, तो देखेंगे कि रिपीटेड कितने बार हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नॉन्स इक्वेशन। ये भी एक बहुत फेमस इक्वेशन है, जहाँ पे ई नॉट सेल ई सेल, अगर ई सेल के बारे में बताया गया है, तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल अगर 0 होगा तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू -0.059 n। अब डायरेक्ट यहाँ से आर टी का वैल्यू अगर पुट करेंगे, आर होगा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट 8.314, फैराडे एफ 96,500 कूलम, लॉग ऑफ क्यू रिएक्शन कोसेंट जो लिखा जाता है जनरली इक्विलिब्रियम के केस में, ऐसे हम लिख सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। दूसरा, ये भी इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों को पंच करके पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड नॉन्स इक्वेशन। दूसरा, फैराडेज लॉ, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी एक बार आप देख लेना पॉज करके, कुछ नहीं है। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ में क्या क्या है, W इक्वल टू ZQ EIT/F, एज इट इज़ फार्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैंने चैप्टर का कंटिन्यूएशन के लिए ही मैंने इसको रखा है। आगे बढ़े, उसके बाद आता है रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। अब ये जो पूरा चीज़ है इसमें खाली एक टॉपिक ही मेंशन है, दैट इज़ कंडक्टेंस। अब ये जो कंडक्टेंस है जी, अब देखिए ये ओहम इनवर्स, पहला चीज़ R इक्वल टू रो L/A, फिजिक्स का भी बहुत एक बेसिक सा कंसेप्ट है। ये जो कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी इज कप्पा, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला जाता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप कोलरास लॉ ये सारी चीज़ें देखेंगे तो थोड़ा बहुत कोरिलेट करने में आसानी रहेगा आपका। तो ये रहा कंडक्टेंस और सीमेन, ओहम इनवर्स। दूसरा है कंडक्टिविटी, कप्पा इज़ 1/ρ। नेक्स्ट पैरेलल एक चीज़ आता है मोलर कंडक्टिविटी। अगर आप मोलारिटी के कंसेप्ट में देखेंगे, कप्पा × 1000/m, ये है मोलर कंडक्टिविटी। और दूसरा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको जनरली हम लैम्डा डेल इक्विवेलेंट, दैट इज़ मोलर कंडक्टिविटी जो है उसको हम n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, तो इट विल बी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसके साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी, ये बहुत फंडामेंटल सा चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कोलरास लॉ। कोलरास लॉ का जो बेसिक डेफिनेशन है कि अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और जिसको बोला जाता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर आप देखेंगे इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी बोला जाता है, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम जैसे कैल्शियम क्लोराइड को क्या लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायंस एंड कैटायंस। तो कैल्शियम क्लोराइड Ca2+ + 2Cl- में टूटता है, तो ये जो पूरा कैल्शियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टेंस होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी द सम ऑफ इट्स कैटायनिक पार्ट्स एंड इट्स एनायनिक पार्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक बार पॉज करके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। कंसेप्ट में अगर दिक्कत हो रहा है, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार क्लास 12 वाला NCERT ज़रूर से ज़रूर एक बार देखिए, या फिर जो वन शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं नीट के लिए, दैट विल बी सफिशिएंट। ये स्कोप कम है डिस्कशन के लिए, ये इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। हम लोग क्वेश्चन के थ्रू और कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, लास्ट ईयर ही पूछा गया था, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे देखिए, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। गिवन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन बिलो, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर। डेल्टा जी के बारे में पूछा गया है। तो डेल्टा जी के बारे में अगर पूछा गया है, दो चीज़ों के बारे में हमेशा आपको ध्यान आना चाहिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT ln K इक्विलिब्रियम, ये एक कंसेप्ट है। डेल्टा जी इज -NF E0 सेल। ये दोनों कंसेप्ट छोड़ के बाकी कोई कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता जनरली जब भी नॉट रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात किया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये जो सिल्वर क्लोराइड को हम अगर पानी में डिज़ोल्व करते हैं, इसका जो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को लिख के पहले ये जो आपका E0 सेल है इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो आपका जो AgCl है, AgCl सॉलिड है, तो AgCl क्या करेगा, Ag + Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन है जो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहला इक्वेशन है। पर इसमें एक ट्विस्ट है, देखिए
हमें सॉलिड से एक्वस करना है। तो सॉलिड से अगर एक्वस करना है, पहले सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन जब बनाएंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम ऑल्टर करके लिखेंगे। कैसे? क्योंकि जस्टिफाई भी करना है ना, बैलेंस भी करना है। तो Ag सॉलिड क्या कन्वर्ट हो जाएगा, Ag एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गया, ये गया, ये गया। तो अब अगर पूरा इक्वेशन अगर देखेंगे, देखिए AgCl सॉलिड से बन गया Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस। यही तो आपका इक्वेशन है, ये भी एक्वस। जब आप AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो सॉलिड था, उसका चेंज, जो कंडीशन चेंज हो जाएगा, दैट विल बी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो ये जो ये जो इक्वेशन है इसका हम ई नॉट सेल निकालेंगे। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, तो हमने इसका जो E1 है ऐसे, या E1 है दैट इज़ 0.22 वोल्ट। पर देखिए मैंने इस इक्वेशन को घुमा के लिखा है, तो हम इसका जो कन्वेंशन है माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज़ भी -80 वोल्ट। क्यों? जस्टिफिकेशन के लिए आपको अल्टीमेटली इक्वेशन को बैलेंस करना है और ये देखना पड़ेगा कि कैसे इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो ई नॉट सेल हो जाएगा दैट वुड बी 0.22 माइनस 0.80, क्योंकि मैंने इन दोनों को ऐड किया है। तो ई नॉट सेल इजकल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा 0.22 माइनस 0.80, सो ये माइनस 0.58, ये हो गया आपका ई नॉट सेल। अगर आप ई नॉट सेल जान गए तो डेल्टा जी जानने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो ई नॉट सेल इजकल टू 0.58। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे हम एक ही देख सकते हैं, तो n इजकल टू 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस दैट इज़ 1। तो 1 इंटू एफ का वैल्यू है 96,500, 96500, इंटू ई नॉट सेल का वैल्यू है -0.58। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 55970। ये हो गया आपका आंसर। कैसे किया? मैंने पहले ई नॉट सेल निकाला। ई नॉट सेल निकालने के लिए सिंपल हमने जो रिएक्शन है, रिएक्शन को हम अगर लिखेंगे तो आराम से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो डेल्टा जी इजकल टू -NF ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल पहले हमने निकाल लिया, एन का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, एफ का वैल्यू दे चुका है यहाँ पे 96,500 कूलम मोल। बस वैल्यू पुट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह से का जब कंसेप्ट है। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम, अच्छा नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ दे के रखा है। यहाँ पे देखिए ई नॉट इज़ 1.10 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ y इंटू 10⁻37 एट 298 केल्विन। द वैल्यू ऑफ y, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर से तो पहले हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन के बारे में जैसे मैंने बात किया, डेल्टा जी इजकल टू माइनस RT/ln के इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा जी नॉट माइनस NF ई नॉट सेल, है ना। अब यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि हम अगर के इक्विलिब्रियम के बारे में पता करना चाहते हैं तो डेल्टा जी को पता होना चाहिए, डेल्टा जी क्या होगा ये पता होना चाहिए। डेल्टा जी कहाँ से पता होगा, यहाँ पे ई नॉट सेल दे के रखा है, ई नॉट सेल का वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट कर दे तो डेल्टा जी नॉट पता चल जाएगा। तो हम डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू है वो, ये जो पहला इक्वेशन है इसमें अगर पुट कर देंगे तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आ जाएगा। बिल्कुल, आप अगर दोनों को इक्वल भी कर दें, क्योंकि दोनों का डेल्टा जी इक्वल होगा, तो हम नंबर एंड जो 2 नंबर इक्वेशन है इन दोनों को एक साथ लिखें। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों तो सेम होगा ना, तो -RT/ln के इक्विलिब्रियम इजकल टू -NF ई नॉट सेल। तो ये चला गया। अब हमारे पास सारे जो वैल्यूज़ हैं, सारे वैल्यूज़ हैं, एफ हैं, आर हैं, ई नॉट हैं, हम एक एक करके सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ln के इक्विलिब्रियम इजकल टू NF ई नॉट सेल बाई RT। एन यहाँ पे चेंजेस हमें दिखना पड़ेगा ना, Cu2+ से Cu बन रहा है, तो Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस n इजकल टू 2 हो जाएगा। तो हम 2 × 96485।
अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अब जितना भी वैल्यू आपको पता हो, पर जब इक्वेशन में ऑलरेडी मतलब वैल्यूज़ ऑलरेडी दे के रखा है तो उस वैल्यूज़ को हम लेंगे, हम 96500 नहीं लेंगे। तो क्योंकि अगर 2 डेसिमल तक पूछा गया है, कभी कभी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता सिग्निफिकेंटली, पर ये आप ध्यान रखिए जब भी वैल्यूज़ दे के रखा है तो वो वैल्यू ही हम लोग पुट करेंगे। ई नॉट का वैल्यू है 1.10 डिवाइडेड बाई आर इजकल टू 8.314 इंटू टी इजकल टू 298 केल्विन। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 85.68। कैलकुलेटर गेट में दिया जाता है, आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो एल एन के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आया 85.68। तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या आएगा, एल एन है तो एक्सपोनेंशियल टू द पावर 85.68 है ना। तो 85.68 अगर आप करेंगे ई टू द पावर तो आंसर आएगा 1.623 इन 10⁻37। सो ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। के इक्विलिब्रियम का वैल्यू है, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू है आपका 1.623 इन 10⁻37। देखिए 10⁻37 दिया के रखा है तो y का वैल्यू होगा 1.623, 2 डेसिमल 1.623, आंसर विल बी 1.62 इंटू 10⁻37। ये आपका y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, सेम जैसे मैंने बताया कि ये जो क्वेश्चन है 2024 में भी जो पूछा गया है, 2023 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों का कंसेप्ट एकदम सिमिलर है। थर्मोडायनामिक्स एस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कोलरास लॉ। अब यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोलरास लॉ का सिग्नेचर है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में पूछा जाता है। तो बताया गया है कि जो आपका मोलर कंडक्टेंस ऑफ मोनोब्रोमो एसिटिक एसिड है, कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। क्या क्या दिया है, HBr, KBr, CH2Br, COOK। तो मोनोब्रोमो एसिटिक एसिड का जो फार्मूला है क्या है, मोनोब्रोमो एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड CH3COOH, अब मोनोब्रोमो CH2Br, COOH, एक हाइड्रोजन कम करके मैंने क्या कर दिया, तो ये रहा आपका हो गया मोनोब्रोमो एसिटिक एसिड। अरे भाई आप एसिटिक एसिड का फार्मूला तो जानते हैं ना, CH3COOH। तो ये रहा आपका मोनोब्रोमो एसिटिक एसिड का फार्मूला। तो अब ये जब डिसोसिएट होते हैं, कैसे डिसोसिएट हो जाता है, CH2Br COO माइनस प्लस H प्लस। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप इसको कैसे लिखते हैं, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। सेम उसी तरह मैंने इसको किया है, CH2Br COO माइनस प्लस H प्लस। ये जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कैटायन और एनायन का, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कैटायन और एनायन का, इसी को आपको लिखना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ दिस 3 इलेक्ट्रोलाइट। कैसे लिखेंगे, फिर थोड़ा रीअरेंज करते हैं। पहले हमको चाहिए CH2Br COO माइनस, जो यहाँ से आएगा। तो CH2Br COO माइनस प्लस K प्लस। अब लैम्डा नॉट, ये हो गया आपका पहला, ये जो CH2Br COO से है। अब हम क्या करेंगे, हमें K प्लस नहीं चाहिए, हमें H प्लस चाहिए। H प्लस को लाने के लिए K प्लस प्लस, तो फिर हम क्या करेंगे, HBr को लिखें लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा Br माइनस। अब ये जो है ये हमें चाहिए, अगर ये चाहिए तो ये K प्लस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे लैम्डा K प्लस प्लस लैम्डा नॉट Br माइनस। अब देखिए ये Br माइनस, ये Br माइनस ऑमिट हो गया, ये माइनस जब यहाँ पे आएगा ऑमिट हो जाएगा, और ये जो लैम्डा K प्लस लैम्डा K प्लस ऑमिट हो गया। तब जब इक्वेशन को लिखेंगे, क्या इक्वेशन लिखेंगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो मोनोब्रोमो एसिटिक एसिड का जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस है, दैट इज़ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH2Br COOH को ऐसे हम लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। अगर हम लिख सकते हैं तो वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ भी रखा है। तो सिंपल सम ऑफ इक्वेशन कर देंगे। हम क्या करेंगे, इनको हमने 112.72 प्लस क्या किया, HBr को भी हमने ऐड किया 427 प्लस 95, इसको भी ऐड किया। माइनस किसको किया, KBr को, पोटासियम ब्रोमाइड को किया है, तो माइनस 151.64। फिर से समझिए, हमें क्या क्या चाहिए, हमें
कैटायन और एनायन में क्या क्या चाहिए, इनको ध्यान में रखते हुए हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 389.03। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ये रहा कोलरास लॉ का एप्लीकेशन। मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कोलरास लॉ से इस बार एक क्वेश्चन बनेगा 2025 के लिए। तो ये चैप्टर, ये पार्ट, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर से वही घुमा फिरा के वही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बताइए जो पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, मतलब ई नॉट सेल के बारे में पूछा गया है, ई सेल के बारे में, सॉरी ई सेल, ई नॉट सेल नहीं, ई सेल के बारे में पूछा गया है ना। ई नॉट सेल तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल निकालने के लिए बोला है। तो हम नॉन इक्वेशन लगाएंगे, NER NES नॉन इक्वेशन लगाएंगे। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे देखिए, पहले लिख लेते हैं, ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल, ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 n बाई लॉग ऑफ जो रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट होगा, लॉग ऑफ, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे Mg2+ है तो Mg2+ आ जाएगा, Mg2+ बाई Mg2+ प्लस Ag प्लस, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा, Ag+, ये जो है लॉग ऑफ, कैसे लॉग ऑफ रिएक्शन कोशेंट पहले लिखते हैं, ये लिखना गलत होगा, पहले हम इक्वेशन QC, ठीक है। देखिए इक्वेशन हम देखते हैं एक एक करके। तो हमें Ag+ से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये Ag में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो पहले आपका था, वो मैग्नीशियम क्या किया, मैग्नीशियम 2 में कन्वर्ट हो गया +2 इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम सिंपली आपका जो 0.80 आपका जो 0.80, तो हम इसको लिखते हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये चला गया, ये चला गया, तो हम रिएक्शन अब लिख पा रहे हैं 2Ag प्लस MgS Mg2 प्लस 2Ag, ये रहा आपका। तो हम सिंपली इसको क्या करें, ई नॉट सेल निकालेंगे, ई नॉट सेल इजकल टू Mg2+ से Mg हुआ है ना, Mg2+ से Mg हुआ, तो Ag+ से Ag जैसा लिखा है वैसे ही पुट कर देंगे, तो 0.80 माइनस 2.37। अब जो माइनस 2.37 है उसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जो 27 है इसको हमें उल्टा करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से Mg से Mg2+ में जा रहे हैं और ये उल्टा दे के रखा है, तो प्लस हो जाएगा 2.37। तो 2 अगर 37 कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 3.17, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, +80 प्लस 2.37, इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.80 प्लस 2.37, 3.17, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल आ गया तो ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, लॉग ऑफ Mg2+, ये ओमिट हो जाएगा, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, Mg2+ कंसनट्रेशन ऑफ Mg2+ कंसनट्रेशन ऑफ Ag+ का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट भी इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है। तो वैल्यूज पुट करेंगे 3.17 माइनस 0.059 बाई 2, लॉग ऑफ Mg2+ का कंसनट्रेशन 0.2 मोलर डिवाइडेड बाई 1 मिली मोलर है ना। अब 1 मिली मोलर -3 मोलर है ना, मोलर और मिली मोलर में कंफ्यूजन नहीं होना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही हाईलाइट कर दिया। तो ये हो गया 10⁻³ होल स्क्वायर, और इस पूरे का लॉग, तो इस पूरे का लॉग जब करेंगे तो आप 3.17
माइनस 0.059/2 log ऑफ 0.2/10⁻³ होल स्क्वायर 3.17 माइनस 0.156, ये पूरा वैल्यू का आ जाएगा 0.156, तो आंसर आ गया 3.013। तो ये रहा आपका आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, पहले रिएक्शन को लिखा। रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन के टर्म में जब हम लिखेंगे, तो ऐसे हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। तो आपका जो पोटेंशियल हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, दैट विल बी, ये जो रिएक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे के रखा है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है। सेम कंसेप्ट। दूसरा जो कंसेप्ट है उसी तरह घुलते मिलते वाला ही कंसेप्ट है। यहाँ पे भी पूछा गया है कि भाई बताओ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल इज प्लस 0.7 वोल्ट, द स्टैंडर्ड रिएक्शन फ्री एनर्जी डेल्टा जी निकालने के लिए बोला है। तो ये तो और आसान है, डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस NF E0 सेल, तो N इजकल टू कितना हो रहा है 3, N इजकल टू 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस दैट विल बी N, तो 3 इंटू 96,500 माइनस इंटू E0 सेल कितना है प्लस 0.7 वोल्ट, तो आंसर आ जाएगा माइनस 202.65 किलो जूल मोल इन्वर्स। ये रहा आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 डेसिमल तक 202.65 202.6765 लिखेंगे, तो आपको 2 डेसिमल तक यहाँ पे वैलिड है, तो आंसर हो जाएगा ये। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था। उसी तरह इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे बताइए कि गिवन रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताया है, तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालने के लिए बोला जाएगा। तो फिर से क्या करना है, डेल्टा जी इजकल टू माइनस NF E0 सेल। अब E0 सेल आपको निकालने के लिए पहले ये जो इक्वेशन है उसके हिसाब से देख लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट किया, Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट कर दिया, तो प्लस 0.80 तो होगा, पर आपने यहाँ पे किया कॉपर से कॉपर 2+ में गया, तो आपने कॉपर से कॉपर 2+ में गया तो माइनस 0.34 हो जाएगा, माइनस 0.34 हो जाएगा। ये रहा आपका E0 सेल का वैल्यू, ये रहा आपका E0 सेल का वैल्यू, ये रहा आपका E0 सेल का वैल्यू। तो ये जो अब आप करेंगे इसका जो वैल्यू आएगा 0.46। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे। एन का वैल्यू है आपका नंबर ऑफ लॉस एंड गेन, एन का वैल्यू हो जाएगा 296,500 इंटू 0.46, ये रहा आपका आंसर। ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 88,780 जूल मोल इन्वर्स, पर यहाँ पे किलो जूल में जैसे लास्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, दैट विल बी माइनस 88.7 किलो जूल मोल इन्वर्स विल बी द योर आंसर। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है फिर भी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है एक बार देख लेते हैं हम लोग। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसके लिए आपको एक एडिशनल चीज़ मतलब इन द सेंस एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए। जैसे क्लास 11 में एक चीज़ आता है दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन करके एक चैप्टर आता है, रेडॉक्स रिएक्शन, उस चैप्टर का आपका कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका Cr2O7 2- है, जैसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आप बहुत कॉमन सा चीज़ है, क्रोमियम। अब इसका जो इक्वेशन है पहले मैं लिख देता हूँ, पहले कन्वर्सन के बारे में हम जब बात करेंगे Cr2O7 2-, मैं एकदम बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये मुझे पता है। ये क्वेश्चन अगर मैं करता, क्वेश्चन अगर गेट में आता तो मैं ये ओमिट कर देता, क्योंकि इसमें लंबा चौड़ा एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। आप अगर बहुत कंफर्म है, आप पता है पहले से, तो अब तभी आप कीजिए, नहीं वरना तो इसमें हाथ मत लगाइए। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन पहले से देके रखा है दैट इज़ Cr2O7 2- का 10⁻⁴ मोलर 14 H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये है 10⁻³ मोलर। अब जो आपका कंसेप्ट जो कहता है, जब आप इसे लिखेंगे तो ई सेल विल बी E0 सेल माइनस 0.059 बाई एन होगा आपका 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस एन होगा 6 इंटू लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ Cr3+ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ Cr2O7 2-
प्लस H प्लस आयन, यहाँ पे H प्लस आयन टू द पावर 14। अब H प्लस आयन कहाँ से, ये जो कंसनट्रेशन है ये तो दिया नहीं गया है, इसका जो pH है दैट इज़ 3, इसका जो pH है दैट इज़ 3, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन, तो दैट विल बी 3, तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻³ है ना, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये जो H प्लस का वैल्यू होगा दैट इज 10⁻3, तो ई सेल नॉट सेल 1.33 माइनस 0.059, n इज इक्वल टू 6 लॉग ऑफ 10⁻³ स्क्वायर डिवाइडेड बाई CrO7 2 माइनस दैट इज 10⁻4 इंटू H प्लस आयन कंसनट्रेशन इज 10⁻3 14। अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो 1.33 माइनस 0.393 इज इक्वल टू 0.936, दैट विल बी 0.94, 2 डेसिमल तक 0.94, ये रहा, ये हो गया आपका आंसर। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको पता होना चाहिए, बैलेंस कैसे किया जाता है 7:2, ये बैलेंस आप जब करेंगे तभी, बैलेंसिंग करने के लिए आपको जो रेडॉक्स रिएक्शन का है उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क है, पर यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, एक्चुअली में जो ऑक्सीडेशन एनोड और कैथोड हैं ये दोनों ही आपका सेम है, तो इसका जो आपका ई सेल होगा ना, ई सेल विल बी 0, तो ई नॉट सेल विल बी 0, यहाँ पे वैल्यूज़ भी नहीं दे के रखा है देखिए। तो ये में निकालने के लिए हम सिंपली ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ये रहा Ag प्लस, इक्वेशन दे के रखा है Ag प्लस डिवाइडेड बाई Ag तो Ag हो जाएगा आपका Ag प्लस एक्वस और Ag एक्वस नहीं Ag होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ag। अब इसमें एक ट्विस्ट है क्या कि Ag जो है ये सॉलिड है, तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, और Ag एक्वस है जो प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ag सॉलिड। तो स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल अगर लिखेंगे ये चला जाएगा, तो Ag एक्वस इज इक्वल टू Ag प्लस एक्वस, ये हो गया आपका रिएक्शन, पर ये 0 हो जाएगा, तो ई सेल हो जाएगा आपका 0.059, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पूछा गया है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फ़ा का जो फॉर्मूला है दैट इज़ लैम्डा m बाई लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, अगर कंसंट्रेशन C है, और ये रहा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, फॉर ए वीक एसिड द मोलर कंडक्टिविटी इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, शायद यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, रेशियो लेना है आपको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड 0. अच्छा, ये कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी। तो जो आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी है दैट इज़ 1 × 3, एंड जो आपका एट सर्टेन कंसंट्रेशन है, अब नहीं इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड 0.04 मोल डेसीमीटर क्यूब, मतलब कंसंट्रेशन। तो इसी का भाई लिखना है कैसे, तो जो इनफाइनाइट वाला होगा वो नीचे आ जाएगा, दैट इज़ 4.3 × 10⁻³ और एट सर्टेन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻³, तो आंसर आ जाएगा 0.2325। तो ये रहा आपका लैम्डा डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.4 मोल डेसीमीटर क्यूब एट 298 केल्विन। ये रेशियो है, ये ज़रा ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखिए द रिएक्शन एट द टेम्परेचर विल बी, गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे तो जो फार्मूला आ जाएगा दैट इज़ बी डेल्टा जी इजकल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻37 पर आपको वैल्यूज़ को पुट करना है, दैट इज़ 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग ऑफ, इसको मैं अगर लॉग में कन्वर्ट कर लूँ 2.303 इंटू आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, है ना। तो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम का वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻37, तो 2.303 8.314 298, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 212.431.2 जूल मोल इन्वर्स, तो आ जाएगा 212 किलो जूल मोल इन्वर्स। ये रहा आपका डेल्टा जी का वैल्यू। तो कुछ नहीं करना था, सब कुछ दिया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और तो मेरा सजेशन ये है, नॉन सिक्वेशन और डेल्टा जी का जितने भी कंसेप्ट है -NF नॉट सेल और डेल्टा जी इजकल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, बस इतना ही कंसेप्ट आप कर ले। और कोलरास लॉ KOHLRAUSCH कोलरास लॉ, ये तीनों जो कंसेप्ट हैं ये अगर आप अच्छी तरीके से कर ले तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए एंड तक। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।